नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारी पंजाब केसरी पर और मैं हूं आपके साथ कृतिका। हमारे देश में हर रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको लेकर के पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। दरअसल जहां हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला एकीकरण की और साथ ही हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन जब भी हम इस मामले में इस तरीके की चीज़ों को सोचते हैं या उसमें एक कदम आगे बढ़ते हैं, तुरंत ही हमारे सामने ऐसी दरिंदगी की घटना आ जाती है कि जो कि हमें एक कड़वे घूंट से हमें रूबरू कराती है। उन तमाम चीज़ों को लेकर के नारी पंजाब केसरी की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई, इंसाफ की मुहिम, उन महिलाओं के लिए, उन नारियों के लिए, उन लड़कियों के लिए। आज इंसाफ की मुहिम में मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा जी, जिन्होंने निर्भया का केस भी लड़ा है और फिलहाल आजकल हाथरस में जो लड़की का जो पीड़िता है उसका केस भी आजकल लड़ रही हैं वो। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया कृतिका जी आपका। सीमा जी, जिस तरीके से केस हम अक्सर बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं को आगे करने की, लेकिन जब भी हम ऐसा कुछ भी सोचते हैं तुरंत ही एक ऐसी घटना हमारे सामने आ जाती है, चाहे वो दिल्ली की निर्भया कांड हो या हैदराबाद की घटना हो या हाथरस की घटना हो या फिर बाराबंकी की। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे देश भर से ऐसी तमाम घटनाएं हम लोग हर रोज सुनते हैं। आखिर कब इन चीजों पर रोक लगेगी? कब वाकई हम महिलाओं के बारे में एक चिंता और एक सुरक्षित समाज हम दे पाएंगे महिलाओं को? देखिए कृतिका जी, निश्चित रूप से कि महिला, हम अपने देश की जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वो सशक्त हो रही हैं और जिसके लिए प्रयास भी बहुत किए जा रहे हैं सामाजिक लेवल पे भी। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हम अपनी बेटियों को सशक्त कर भी देंगे, लेकिन जो जेंडर उन पर अटैक कर रहा है, जिसको हम कहेंगे कि पुरुष वर्ग के द्वारा अटैक किया जा रहा है, क्या उनको हमने संवेदनशील बनाया? क्या उनके माइंडसेट को हमने बदला? क्योंकि निर्भया केस की भी हम बात करें, निर्भया भी बहुत एम्पावर्ड थी, वो भी सशक्त थी, मेडिकल कर रही थी, वो डॉक्टर थी। जो बेटी दिशा रेड्डी को जो जला दिया गया हैदराबाद में, वो भी डॉक्टर थी। और ये बेटी भी गांव में, हाथरस में जो बेटी है, तो आखिर क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है कि हमारी स्त्रियां जो महिलाएं वो तो सशक्त हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव कर रही हैं, लेकिन जो पुरुष मानसिकता है वो नहीं बदली है और उनके तरफ से उतने ही बड़े मात्रा में अटैक किए जा रहे हैं। इसीलिए निरंतर ये घटनाएं होती जा रही हैं, इन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है और ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। जी सीमा जी, अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, या मैं ये कहूँगी कि जो हमारे यहाँ नेता हैं वो भी कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाएं रुके और इसके लिए तमाम कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। निर्भया का जब पूरा मामला सामने आया था उसके बाद में पूरा देश एकजुट होकर के एक आंदोलन छिड़ गया था उस दौरान, और इस पूरे तरीके को लेकर के नए कानून भी पास किए गए, लेकिन क्या वो कानून आज कारगर है? क्या वो कानून आज काम कर रहे हैं हमारे देश में? देखिए कृतिका जी, दो बातें हैं। क्योंकि हमें जो महिला सुरक्षा पर काम करना है, देश की बेटियों को जो उनकी सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता, इन सब के लिए अगर हमें काम करना है तो उसमें दो एंगल पर वर्क करने की जरूरत है। एक है कि हमारा जो लॉ है, जो कानून है, उसका कैसे पालन कराया जाए, और दूसरा है कि सामाजिक स्तर पर किस तरीके से बदलाव किया जाए कि इस तरीके के क्राइम ही ना हो, क्राइम रुक जाए। लेकिन हम दोनों लेवल पर फेल हैं, और मैं कहूंगी कि पूरी तरीके से हम फेल हैं। एक दो केस में अगर किसी बेटी को जस्टिस मिल गया, उससे हम ये नहीं मान लेंगे कि हाँ कंप्लीट जस्टिस होने लगा है और लोगों में डर पैदा हो गया है कानून का, अब ये क्राइम नहीं होंगे। इसीलिए आपने देखा कि निर्भया के साथ जो भी दरिंदगी की, उसके बाद जो कानूनों में बदलाव हुआ, बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन आए, आईपीसी जो भी रेप लॉ है उसमें बदलाव किया गया, पोक्सो एक्ट में बदलाव किया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव किया गया, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो जीरो है, क्योंकि क्राइम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो इवन की छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्राइम हो रहे हैं, गैंग रेप किए जा रहे हैं और गैंग रेप करके मर्डर कर दिया जा रहा है। इसके पीछे जो मुझे कारण समझ में आता है कृतिका जी, वो ये है कि हमने कानून तो बहुत बना लिए, लेकिन उनका एनफोर्समेंट नहीं करा पाए, उनको लागू नहीं करा पाए। और लागू ना करा पाने के पीछे जो कारण है, वो मुझे दो तीन कारण समझ में आते हैं। कि एक तो हमने पुलिस को संवेदनशील नहीं बनाया, पुलिस की संख्या भी कम है, और जो पुलिस है भी हमारे पास वो संवेदनशील नहीं है। या तो हमारे देश की पुलिस कास्ट के एंगल पे काम करती है,
या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में वर्क करती है, या वो बहुत ही पावरफुल जो लोग हैं उनके फेवर में वर्क करती है, या जो पेट्रियोटिक माइंड सेट है उसका कि कोई फीमेल आएगी ये तो रिस्पॉन्सिबल होती है, इन्होंने छोटे कपड़े क्यों पहने थे, अक्सर स्त्रियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, तो प्राइमरी लेवल पे एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है। तो इसमें जी। हम कहेंगे कि हम 90% तक फेल हैं। उसके बाद जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचता है, तो कोर्ट में हमारे पास कोर्ट में सफिशिएंट संख्या नहीं है, जजेज नहीं है, सफिशिएंट कोर्ट नहीं है, हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, अभी भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें लेकर हम चलते हैं, और उसमें भी एक व्यक्ति एक बार नोटिस इश्यू होता है, फिर किसी को मैटर जो है वो उसको समन किया जाता है, सब एक समन पर नहीं आ रहा है तो 2 महीने बाद दूसरा समन, फिर 3 महीने बाद वारंट, फिर 4 महीने बाद नॉन अवेलेबल वारंट, ऐसा 1 साल का प्रोसेस लग जाता है किसी को कोर्ट में बुलाने के लिए। तो अब जी। समझने वाली बात है कि जो हमारा सिस्टम इस तरीके की हमारी मशीनरी अगर वर्क करेगी तो जो लोग क्राइम करें उनको कैसे डर पैदा होगा उनके अंदर। निर्भया केस में हम सभी ने देखा कि जो इतना ज्यादा जिसमें हीनियस क्राइम था, इतनी बर्बरता की गई, उसके बावजूद भी 7 ईयर लग गए। ये जो 7 ईयर लगा है ये इसलिए नहीं लगा कि हमारे सिर्फ लॉ में कमियां हैं, लॉ में लूप होल्स हैं, ये हमारे सिस्टम की नेग्लिजेंसी की वजह से, निष्क्रियता की वजह से भी ऐसा हुआ है। तो हमारा जो सिस्टम है वो निष्क्रिय क्यों नहीं है, इन सब पर जी। जब तक हम बैठ करके विचार नहीं करेंगे तब तक हम कितने भी कानून में बदलाव कर लें वो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए निरंतर ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाथरस केस की अगर हम बात करें, करीब 14 तारीख को 1 महीना हो गया उस बेटी के साथ क्राइम हुए। अभी बिल्कुल। तक पहले इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी, एसआईटी ने किया, अब सीबीआई कर रही, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि पर्टिकुलर किस टाइम पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके इसको रिपोर्ट को सबमिट करेगी। टाइम बाउंड नहीं है, 1 महीना हो चुका है। अगर मान लीजिए कि 2 महीने में सीबीआई चार्जशीट फाइल कर देती है, देन आफ्टर ये ट्रायल में मैटर जाएगा। ट्रायल के लिए अभी टाइम बाउंड नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट केस की बात हुई है लेकिन टाइम बाउंड नहीं है। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या, 7 साल होता है। निर्भया केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट केस था, 7 साल लग गए उसमें। तो टाइम बाउंड डिसाइड हो कि इतने दिनों के अंदर इस केस को डिसाइड किया जाना है। तो जब तक इन सारे लेवल पे अगर वर्क नहीं होगा कृतिका जी, हम कितने भी कानून में बदलाव कर लें, उस अगर वो बदलाव और कानून में संशोधन कर लें, अगर उस संशोधन आपने कर भी लिए तो ग्रास रूट लेवल पे उसका आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा पॉजिटिव। जी। अगर इम्पैक्ट नहीं दिखेगा तो लोगों के अंदर कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं होगा, और जब डर नहीं होगा तो इसी तरीके से वो खुलेआम सरेआम ऐसे क्राइम करेंगे। दिन दहाड़े क्राइम कर रहे हैं लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा है। उसके पीछे है कि जो आपने मैकेनिज्म बना रखा है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुका है। जी। और सीमा जी, जिस दूसरी मैं तरीके बात से। करूंगी, दूसरी बात जी। जो है सोसाइटी के लेवल पे, जी। कृतिका जी हमारी कंट्री में 49% महिलाओं की आबादी है, और बिल्कुल। ये महिलाओं की आबादी डर के साए में जीती है। मैं हमेशा जब भी कोई कैंपेन करती हूँ या किसी भी बड़े ऑफिसर से किसी से भी बात होती है, इवन कि मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, इन सबसे एक सवाल है मेरा, क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं हम देश की 49% बेटियों को कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं किसी भी समय किसी भी स्थान पर। कोई एक जी। व्यक्ति ये गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि सबको पता है कि आपने वो न तो मैकेनिज्म डेवलप किया है और ना आपने लोगों के माइंडसेट बदले, उस पर कभी आपने महिला सुरक्षा पर पायलट प्रोजेक्ट बनाए गए। आखिर इतनी महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता क्यों? एक बेटी जो बहुत ही टैलेंटेड है, ब्रिलियंट है, वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कृतिका जी उसके लिए टाइम लिमिटेड है। सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 7-8 बजे तक काम कर सकती है, उसके बाद अगर वो काम करना चाहे पुरुषों की तरह तो वो नहीं कर पाती है। और इसके वजह से सिर्फ उस बेटी का लॉस नहीं हो रहा है, इसके वजह से हमें सोचना पड़ेगा उस परिवार का भी लॉस हो रहा है, उस समाज का, उस हमारे देश भारत का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि 49% महिलाओं की आबादी के हम टैलेंट का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ 51% जो पुरुषों की आबादी है उन पर फोकस्ड हो गए हैं कि वो ही पॉलिसी मेकिंग करेंगे, वो ही डिसाइड करेंगे कि कैसे जी। हमारी कंट्री रन करेगी, कैसे हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसी होगी, कैसी पॉलिटिकल पॉलिसीज होंगी, कैसी हमारे जो भी धार्मिक चीजें हैं, हर चीज में इन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हम स्त्रियों ने इस कंट्री के अंदर कुछ बनाया ही नहीं है, हमने कुछ मेकिंग ही नहीं किया है।
अगर हम हर चीज में पार्टिसिपेट करते तो शायद आज जो विकृत मानसिकता के लोग घूम करके हमारी 8 साल 5 महीने की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, शायद जी ऐसा नहीं होता। तो मेरा मानना है कि स्त्रियों की भी हर चीज में जो भी पॉलिसी बन रही उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, कि उनके परसेप्शन से भी ये सोसाइटी का जो भी स्ट्रक्चर है वो बने, जहां कमियां हैं उनको दूर करें, तो शायद कुछ बदलाव होगा। जी जी। कृतिका जी। सीमा जी, जिस तरीके से आज नवरात्र का पहला दिन है और इन 9 दिनों में देवियों की पूजा की जाएगी, लड़कियों को बड़ा सम्मान की बात कही जाती है फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, हाँ, आप और हम सभी लोग देखते हैं कि कितने सम्मान की बात की जाती है, लेकिन इस दौरान भी कहीं ना कहीं एक लड़की दरिंदगी का शिकार हो रही होती है, यहाँ तक कि छोटी बच्चियां भी इस दौरान दरिंदगी का शिकार होती हैं। आखिर कब मानसिकता बदलेगी? जब हम लोग इंसाफ की मुहिम में चला रहे हैं, इस दौरान हमने कई लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मानसिकता बदलने की जरूरत है। जो हमारे घर में लड़के हैं, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी संस्कार देने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है कि बेटा जब आप बाहर जा रहे हो तो बाहर आपकी बहनें हैं, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। हाँ बिल्कुल कृतिका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोग जो हैं वो खराब। अगर ये कॉन्सेप्ट आया है कि नवरात्र में हम अपनी बेटियों को देवियों की तरह पूजते हैं, तो ये तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कितने परसेंट लोग बेटियों को देवियों की तरह ट्रीट करते हैं? जी देवियां तो दूर की बात, उनको आप एक इंसान की तरह, ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट नहीं करते हो। उनको तो आपने दोयम दर्जे का बना करके रखा हो। चाहे अगर ऐसा नहीं होता तो एक बेटी शादी के बाद फांसी के फंदे पर दहेज के लिए क्यों टांग दी जाती, आग में क्यों जला दी जाती? कोई माँ अपनी ही कोख में एक भ्रूण, जो भी बालिका भ्रूण हत्या क्यों होती हमारी तो हम जो है वो दोहरा चरित्र जिसको कहेंगे, हम दोगला चरित्र लेकर के जी रहे हैं। तो इसमें जो चीजें एक्चुअल में हैं उन पर सही मायने में सकारात्मक रूप में काम हो तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। और दूसरी बात आपने कही कि संस्कार की, तो देखिए कृतिका जी, क्या है कि अभी की जो हमारी जनरेशन है, आगे आने वाली जो जनरेशन है, ये मुझे जी लगता है कि बहुत कुछ बदलाव चाहती है। मैं जितना भी यूथ से बात करती हूँ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ कहते हैं कि मुझे बदलाव चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी जो दोस्त है, हमारी जो कलीग है, हमारी जो ऑफिस में काम करने वाली हमारी सपोर्टर हैं, जो भी, वो भी अपने राइट का उसी तरीके से यूज करें जैसे हम करते हैं, और वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग 30+ एज के लोग हैं वो अपना माइंडसेट नहीं बदलना चाहते हैं। तो क्यों नहीं हम इस तरीके का एक सिस्टम बनाते हैं कि जैसे हम नई एजुकेशन पॉलिसी लाए, तो जब 49% देश की आबादी की सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम का मुद्दा है, तो जी हमने उसको सिलेबस क्यों ऐड नहीं किया कि जो भी बच्चा 3rd क्लास, जो ये 3 साल के एज ग्रुप का है, अगर वो स्कूल में जा रहा है, उसको हम संवेदनशील बनाएं, उसको हम जेंडर सेंसिटाइजेशन सिखलाएं कि आपको संवेदनशील होना है महिलाओं के प्रति, और साथ ही साथ उसके जो पेरेंट्स हैं उनको, उनके साथ हम कनेक्ट हों, उस परिवार के सदस्यों के साथ जो अपब्रिंगिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की, उनको हम सिखाएं कि आपका बेटा और बेटी इक्वल है। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में धीरे धीरे बदलाव आएगा। हालांकि ये बदलाव बहुत क्विकली नहीं आ सकता है, लेकिन अगर हम आज स्टार्ट करते हैं तो आगे आने वाले 20 साल में जो हमारे बच्चे, 3 साल का अगर बेटा है तो वो करीब होगा जाकर के 20-17 साल का, 18 साल का, तो हम उसके मानसिकता में बदलाव देखेंगे। और जब उसकी मानसिकता में बदलाव आएगा तो हमारी बेटियां जब रात में 10 बजे अगर रोड पर होंगी तो उनको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको ना तो तब कोई इमरजेंसी ऐप की आवश्यकता पड़ेगी, ना 100 जी नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, ना 108 की, ना 1091 की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपकी बेटी तो खुद ही सुरक्षित होगी। क्यों? और जब बिल्कुल कभी एक्सेप्शनल ऐसे लोग अगर क्राइम करेंगे तो डेफिनेटली कि जो भी हमारा लॉ है और वो लॉ को फॉलो करते हुए, रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए, अगर उसका कन्विक्शन होगा, फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड कन्विक्शन होगा, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। लेकिन इसके लिए कृतिका जी, पॉलिटिकल विल पावर की, एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर की, सोसाइटी के लेवल पे लोगों की सोच की, हर चीज, हर लोगों को बहुत आवश्यकता है कि वो कलेक्टिवली वर्क करें, पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे, कानून के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। और इसी पॉजिटिविटी के साथ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। जी कृतिका जी। जी।
सीमा जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ना तो ये समाज बदलेगा ना ये कानून बदलेगा, अब खुद लड़कियों को ही, खुद महिलाओं को ही बदलना पड़ेगा और अपराध के खिलाफ अब उन्हें खुद ही हथियार उठाने चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देखिए, निश्चित रूप से एक पहलू ये भी है कि जब हमारी आइडेंटिटी की फाइट है, हम एक सिर्फ ये समस्या एक मनीषा सॉरी मैं माफी चाहूंगी, एक हाथरस की जो बेटी है उसको मार देने से अगर उसके परिवार वाले खड़े हो जाते हैं तो समाज में बदलाव नहीं हो जाएगा। निर्भया के मदर के आकर आकर के फाइट करने से देश की अन्य बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल जाएगी। इसके लिए जो हमारी बेटियां हैं उनको हम निश्चित रूप से एम्पावर्ड करें, और उनको एम्पावर्ड सिर्फ हम एजुकेशन देके नहीं कर सकते हैं। हमारी कंट्री में एक ट्रेंड चला हुआ है कि बेटियों के एम्पावरमेंट का मतलब हमने सिर्फ ये समझ लिया कि उनको हमने एजुकेशन दे दी, उनको पीएचडी करा दी, उनको पीसीएस ऑफिसर बना दिया, उनको पुलिस डिपार्टमेंट में चली गई, लेकिन क्या एक्चुअल में उस तरीके का उनको एक्सपोजर मिला जो मेल पर्सन को मिला है? आपने एक सर्टिफिकेट देने के बाद आप कहते हैं कि आपने अपनी बेटी को एजुकेशन बहुत अच्छी दे दी है, लेकिन वो बेटी पीएचडी होल्डर है, अगर वो दो लोगों को देखेगी रोड पे तो वो डर जाएगी। आपने उसको क्या फिजिकली स्ट्रांग बनाया है? क्या आपने उसको इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया है कि कोई अगर उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो वो सुसाइड जैसा कदम ना उठाए? क्या आपने उसको इतना इमोशनली स्ट्रांग बनाया है कि जब ये सोसाइटी उस पर छींटाकशी करे कि आपका डाइवोर्स हो गया है, आप में ही कमी होगी, ये सारी चीजें, तो उन चीजों को वो टॉलरेट कर सके और आगे बढ़ सके? क्योंकि सिर्फ एक समस्या नहीं है, अगर कोई बेटी एम्पावर्ड है, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रही है, तो सोसाइटी के लेवल पे मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे पास केस हैं कि एक बेटी है, मैं एग्जांपल दूंगी, उसने अपनी मैरिज जो है वो 40 साल की उम्र में की। जिस पर्सन से उसकी शादी हुई है वो डाइवोर्सी पर्सन है और उसने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया उस बेटी को। अब उसका कहना है कि मैम, मैं इस डर से डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि हमारे रिलेटिव्स, हमारे सोसाइटी के लोग कहेंगे कि एक तो आपने मैरिज नहीं की और जब मैरिज की तो आप निभा नहीं पाई। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी बेटियों को जो वाकई में सफर कर रही हैं चीजों को, उनको डिसीजन लेना चाहिए। मैंने उसको बोला कि आप इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग होकर के डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। सोसाइटी भी अगर आप डिसीजन लेंगे तो आप पर उंगली उठाएगी और कल आपकी जब डेथ हो जाएगी, आप सुसाइड करेंगी, मजबूर हो जाएंगी या आपको मार दिया जाएगा, तो यही सोसाइटी कहेगी बेचारी बेटियों को मार दिया गया। बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव आप अपने लेवल से शुरू करें। जो कि बात आपने कही कि अपने खुद को कदम उठाने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल अपने व्यक्तिगत लेवल पे स्त्रियों को कदम उठाने की आवश्यकता है, सामाजिक रूप से बदलाव की आवश्यकता है, हर लेवल पे बदलाव की आवश्यकता है, और साथ ही साथ इस समाज को बदलना पड़ेगा। क्योंकि स्त्रियों की समस्या हमने सिर्फ उसको एक जेंडर से जोड़ के देख लिया है, लेकिन क्या एक परिवार की बेटी जिसके साथ रेप होता है, मर्डर कर दिया जाता है, दहेज हत्या के लिए मार दिया जाता है, क्या उस परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो परेशान नहीं होते, वो पीड़ित नहीं होते, उनको तकलीफ नहीं होती है? क्या सोसाइटी में ये गलत मैसेज नहीं जाता? तो ये समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन हम अपनी देश की बेटियों की सुरक्षा, सिक्योरिटी, उनकी फ्रीडम, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए अभी भी सिंसियर नहीं हुए हैं। तो हम कैसे 21st सेंचुरी में समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं? मेरा तो अपना मानना है कि लोग कहते हैं देश की जीडीपी बहुत नीचे चली गई है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर करीब 42% ऐसे लोग बैठे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेज हैं। तो वो लोग कौन लोग बैठे हैं? देश की इकोनॉमी क्या स्त्रियां चला रही हैं? देश की पार्लियामेंट में जो डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं क्या वो स्त्रियां कर रही हैं? और जहां पर स्त्रियों की भागीदारी है, कृतिका जी, वहां पर उन्होंने प्रूव किया है। चाहे आप अपने ओलंपिक गेम उठा करके देख लीजिए, इससे पहले जो गेम हुए हैं ओलंपिक के, 3 हमारे देश की बेटियां मेडल लेकर के आई हैं, और जबकि एक्सपोजर बेटों को मिलता है, और वो बेटियां जिनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली है लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को प्रूव किया है। ये हमारे कंट्री में डिसीजन मेकिंग लेने वाले लोग, पॉलिटिकल एम्पावर्ड लोग, इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि 49% को अगर परसेंट आबादी अगर महिलाओं की है, इनको इन्होंने फ्रीडम दे दी, इनको सिक्योर कर लिया, इनको एम्पावर्ड कर लिया, तो ये देश वाकई में मेरा विश्व गुरु बनता। लेकिन ये विडंबना है कि इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। जी,
महिला सुरक्षा को लेकर के जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं कि तमाम कानून हमने महिला सुरक्षा को लेकर के बनाए हैं, लेकिन मानसिकता नहीं बदली जाती है लोगों की। जब भी चुनाव आते हैं तब तमाम वादे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे भी दिए जाते हैं, लेकिन क्या वाकई उन नारों पर उम्मीद हम कुछ कर सकते हैं? उन नारों पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी अभी सही तरीके से खुद को साबित कर पाई है। देखिए कृतिका जी, मेरा मानना है कि ये पर्टिकुलर किसी पार्टी का मुद्दा है ही नहीं। पहली बात तो हमारे देश के अंदर, किसी समाज नहीं, ये देश के अंदर एक बहुत ही बेकार, जिसको कहेंगे बहुत ही विकृत मानसिकता वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक जेंडर पर अटैक है। ये हमारे देश की बुराई है एक, कि हम अपने देश में अपनी बेटियों को क्यों सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, चाहे वो कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, चाहे वो केंद्र में रहे या राज्य सरकारें भी हैं, किसी भी सरकार ने आज तक महिलाओं के लिए कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं बनाया। आखिर क्यों? क्या लोग कहते हैं, अभी जैसे हाथरस वाला केस जो है, इसमें बहुत सारी डिबेट डिस्कशन है। मैं देख रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो डीआईजी हैं उनका स्टेटमेंट आप सभी ने देखा। उसके अलावा लोग कह रहे हैं नहीं जीभ नहीं काटी गई थी, नहीं हड्डी नहीं तोड़ी गई थी और इस तरीके से रेप नहीं हुआ। मेरा अपना मानना है कि हम उस लेवल पे डिबेट क्यों करें। अगर मेरा मानना कि अगर एक बेटी को कोई रोड पर गंदे तरीके से बात भी करता है तो हमें वहां से एक्शन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। हम क्यों इंतजार करते हैं कि जब रेप होगा, जब मर्डर होगा, उसके बाद हम उसको हीनियस क्राइम मानेंगे? हम अपनी बेटी को, किसी एक व्यक्ति को वहीं पर रोक दे रहे हैं जहां पर वो आगे बढ़ रही है। उसको अगर हम छेड़ रहे हैं, वो परिवार में डर के वजह से नहीं बता रही, उसके ऊपर एसिड फेंके जा रहे हैं, हम इस लेवल पे क्यों नहीं रोक रहे हैं? और हम डिबेट करते हैं कि जब कोई क्राइम इतना हीनियस होता है, कितने सारे ऐसे क्राइम हो जाते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलते। मेरे पास सैकड़ों मैटर है कृतिका जी, 304 मैटर है। लड़की की शादी हुई है, 2 महीने हुए, डायरेक्ट उसको सर में गोली मार दी गई। फॉर्च्यूनर कार नहीं दी गई, इसलिए पता चला 15 साल की बच्ची को उसका पड़ोसी रेप कर दे रहा है, केरोसिन डाल के जिंदा जला दे रहा है। ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे मैटर है, लेकिन वो हाईलाइटेड नहीं है। जो हाथरस केस है ये हाईलाइट हो गया, निर्भया केस हाईलाइट हो गया। तो हाईलाइट केस होकर के डिबेट हम उस टाइम कर लेते हैं, लेकिन क्या हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं? उस टाइम तो हम साइलेंट रहते हैं, कैंडल मार्च है, प्रोटेस्ट है, उसके बाद हम कहाँ हैं? हमें ये निरंतर वर्क करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली ये वर्क करना पड़ेगा, तब सुधार होगा। और ये हर लेवल पे बदलाव करना पड़ेगा, और चाहे वो कानून के स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी अपना कीमती समय नारी पंजाब केसरी को देने के लिए। तो जिस तरीके से नारी पंजाब केसरी की तरफ से जो इंसाफ की मुहिम इस वक्त चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत नारी पंजाब केसरी की यही कोशिश है कि जो नारी हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ अगर कभी भी कोई अभद्रता या कोई भी गलत व्यवहार होता है तो वो सबसे पहले खुद बाहर आएं, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। नारी पंजाब केसरी उन तमाम महिलाओं और लड़कियों के हमेशा साथ है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।